नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। विज्ञान की छोटी सी उपलब्धि भी समाज को बहुत आगे ले जाती है। विज्ञान की नई नई खोजों ने हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। आज के दिन भी विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही खोज सामने आई जिसने वैज्ञानिकों को आगे काफी मदद दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप भट्ट और आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड। दोस्तों, आज के दिन 26 दिसंबर 1898 में विज्ञान में एक नए तत्व की खोज हुई थी। मैरी क्यूरी ने शुद्ध बेरियम की तरह रासायनिक व्यवहार करने वाले सक्रिय पदार्थ के बारे में बताया और इस नए पदार्थ को उन्होंने नाम दिया रेडियम। रेडियम की खोज की प्रक्रिया लगभग 1 साल तक चली। इस प्रक्रिया की शुरुआत में क्यूरी ने देखा कि एक ऐसा तत्व है जो यूरेनियम से ज्यादा रेडियो एक्टिव है। ये देखकर इस प्रोजेक्ट में पेरी भी शामिल हो गए। दोनों के सहयोगियों ने इस शोध को और आगे बढ़ाया और दिन रात इस प्रोजेक्ट पर मेहनत की। जून 1898 में उन्होंने यूरेनियम से 300 गुना अधिक दृढ़ता से सक्रिय पदार्थ को देखा और ये जानकारी उन्होंने अगले महीने प्रकाशित कर दी। Curie discovered that the radioactivity came from the atoms of a material and then went on to discover the radioactive elements of thorium, polonium and radium. The Curies and Becquerel were awarded the 1903 Nobel Prize for Physics. Pierre Curie was killed in an accident in 1906, so Marie took over his teaching post, becoming the first woman to teach at the University of Paris, and she devoted herself to carrying on the work that she and her husband had started. Marie was awarded a second Nobel Prize for Chemistry in 1911, becoming the first person ever to win 2 Nobel Prizes. Her research led to the development of X-rays in surgery, and she then helped to equip ambulances in World War I with X-ray equipment. दोनों वैज्ञानिकों ने रेडियो एक्टिविटी के लिए भी उपयोग जारी रखे। कुछ महीनों के काम के बाद उन्हें रेडियम को लेकर सफलता हासिल हुई। इस खोज के बाद मैरी और पेरी फेमस हो गए और उन्हें आगे के शोधों के लिए प्रयोगशाला और आर्थिक सहायता मिलने लगी। जर्मन रासायनिक विल्हेल्म ऑस्टवाल्ड ने क्यूरी के शोध पर ध्यान दिया और 1911 में उन्हें पोलोनियम तत्व की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। आज शो की पहली शख्सियत की जिंदगी देशभक्ति की मिसाल है। उनकी जिंदगी जलियांवाला नरसंहार के बदले की कहानी है। ये ऐसे क्रांतिकारी की कहानी है जिसको अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए 21 साल का इंतजार करना पड़ा। इस बीच उन्होंने बहुत सी मुश्किलें झेली, लेकिन उन्होंने मंजिल की राह से पांव नहीं मोड़े। वो सच्चे क्रांतिकारी थे और शायद तभी सभी धर्मों का आदर करने का गुण उनमें मौजूद था। हम बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने वाले शहीद उधम सिंह या राम मोहम्मद सिंह आजाद की। उधम सिंह जी की गिनती सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों के साथ की जाती है। 26 दिसंबर 1899 को पटियाला की सुनाम जगह पर उनका जन्म हुआ था। उनका बचपन का नाम शेर सिंह था, लेकिन छोटी उम्र में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद उधम सिंह जी अनाथालय में अपने भाई मुक्ता सिंह के साथ रहे। अनाथालय सिख सभा के द्वारा चलाया जाता था, जहां शेर सिंह से उनका नाम बदलकर उधम सिंह कर दिया गया। दोनों भाई आपस में 1917 तक साथ रहे। इसके बाद उधम सिंह जी के भाई का भी निधन हो गया। उधम सिंह जी अब दुनिया में अकेले थे और वो स्वर्ण मंदिर के बाहर वाले बाजार में रहते थे। 13 अप्रैल 1919 को वो दिन आया जिसने उधम सिंह जी की जिंदगी बदल कर रख दी। उन्होंने जलियांवाला बाग के भीषण नरसंहार को अपनी आंखों से देखा और यहीं से उन्हें अपनी जिंदगी का लक्ष्य भी मिला। इस दिन जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन एक सभा हुई थी और उस समय जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर वहां आया और उसने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाईं। Fire!                                                                                और
इस नरसंहार में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। डायर ने बाग में तो लोगों की हत्या की ही, साथ ही रास्ते में जाते हुए डायर को जो भी भारतीय मिला उसने उन पर गोलियां चला दी। कच्ची उम्र के उधम सिंह जी उस समय वहां मौजूद थे। इस घटना ने उन्हें गुस्से और प्रतिशोध से भर दिया। उन्होंने इस हत्याकांड को देखकर संकल्प किया कि वो अब डायर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनके इस संकल्प की राह इतनी आसान नहीं थी। डायर के इस नरसंहार के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें पदोन्नति दी और लंदन बुला लिया। उधम सिंह जी के दिल में डायर से बदला लेने का जुनून हमेशा छाया रहा, लेकिन उनके पास लंदन जाने के साधन नहीं थे। उन्होंने सबसे पहले पैसे कमाने के लिए कारपेंटर का काम किया। थोड़े पैसे जोड़े और पैसे जोड़कर वो अमेरिका चले गए। अमेरिका में कुछ साल रहने के बाद वो वापस अमृतसर आए। उधम सिंह जी के पास हथियार थे, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 4 साल की जेल हुई। जेल से रिहा होने पर वो अपने घर सुनाम में रहने लगे, लेकिन वहां उन्हें पुलिस परेशान करती रही। फिर से उधम सिंह जी अमृतसर आ गए और यहाँ उन्होंने दुकानें खोली। इस नई शुरुआत के साथ उन्होंने राम मोहम्मद सिंह आजाद नया नाम भी रखा। ये नाम उनके धर्मों के प्रति आदर की सूचना देता है। वो भगत सिंह से काफी प्रभावित थे और उन्हें अपना गुरु मानते थे। साथ ही उधम सिंह जी क्रांतिकारी शायर राम प्रसाद बिस्मिल के गीतों के बड़े प्रशंसक भी थे। है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली कर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं तलवार से। सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं तलवार से। सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। और भड़केगा जो शोला सा हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। 1930 के दशक के आधे में उधम सिंह जी लंदन को रवाना हो गए। लंदन जाकर उन्होंने खर्चे के लिए बहुत सी जगहों में काम किया। उनका पैसे कमाने का एकमात्र उद्देश्य पिस्तौल खरीदने का था। 1940 में उन्हें अपना बदला पूरा करने का मौका मिला। उधम सिंह जी के बदले लेने की उम्र अब तक 21 साल हो चुकी थी और वो उसको और बड़ा बनाने के विचार में नहीं थे। 13 मार्च 1940 को उधम सिंह जी किंगस्टन पैलेस पहुंचे, जहां डायर का कार्यक्रम हो रहा था। उधम सिंह ने मौका देखा और डायर पर गोलियां चला दी। डायर वहीं मौके पर मारा गया। गोली मारने के बाद उधम सिंह जी ने कहा कि आज उनका 21 साल पुराना संकल्प पूरा हुआ है और वो अब इसके बाद 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहना चाहते। उन्होंने अपने देश का काम किया। इसके बाद मौके पर ही उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। 4 जून 1940 को उन पर मुकदमा शुरू हुआ और फांसी की सजा होने के बाद उन्हें 31 जुलाई 1940 को शहादत हासिल हुई। उधम सिंह जी देश के लिए प्रतिशोध की अनोखी मिसाल हैं। उन्होंने अपने धैर्य को बनाए रखा और मौके के लिए 21 साल तक इंतजार किया। उनके साहस को हम सबका सलाम। मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे। रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। मेरा रंग दे मेरा रंग दे। निकले हैं वीर जियाले, यूं अपना
सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे। हमारी अगली हस्ती भी देश के लिए जान की बाजी लगा देने वाले वीरों की जमात से ही है। मात्र 22 साल में ही उन्होंने देश की रक्षा के लिए शहादत हासिल की। उनका बचपन से ही सपना देश सेवा का था। करगिल युद्ध में उन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। कुछ समय बाद सरकार ने उनको वीर चक्र से सम्मानित किया। उनका नाम है कैप्टन विजयंत थापर। विजयंत निडर देश प्रेमी थे। दुश्मन से लड़ते हुए उन्होंने अहम मौके पर देश के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उनका परिवार पहले से ही भारतीय सेना की सेवा करता आ रहा था। उनके दादाजी और उनके पिताजी आर्मी को अपनी सेवाएं दे चुके थे। विजयंत ने इस परंपरा को और आगे बढ़ाया। विजयंत का जन्म 26 दिसंबर 1976 को पंजाब में हुआ था। देशभक्ति की प्रेरणा उन्हें बचपन में ही अपने परिवार से मिल गई थी। When my husband came back from the office, he used to take his cap, his stick, and used to enact like an army officer. He was crazy, absolutely crazy to join the army. उन्होंने भी खूब अभ्यास कर अपना शरीर मजबूत किया। इस मेहनत ने विजयंत को इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में शामिल होने में मदद की। सेना की कड़ी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद विजयंत 12 दिसंबर 1998 को ग्वालियर में 2 राजपूताना राइफल्स में शामिल हुए। 1 महीने बाद ही उनकी बटालियन कश्मीर को रवाना हो गई। उनकी बटालियन कुपवाड़ा पहुंची, जहां सेना आतंकवादियों से मुठभेड़ कर रही थी। विजयंत यहां 2 भयंकर मुठभेड़ों में सेना के साथ शामिल रहे। इसके बाद उनकी कंपनी को टाइगर हिल जाने के आदेश दिए गए, जहां आतंकवादियों ने घुसपैठ की हुई थी। विजयंत करगिल में कर्नल MB रविंद्रनाथ और कंपनी कमांडर मेजर P आचार्य के निर्देशों में थे। 12 जून 1999 को कैप्टन विजयंत ने बर्बाद बंकर पर अपनी पलटन का नेतृत्व किया और इसे जीत लिया। एक दिन बाद यानी 13 जून 1999 को भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर पहली जीत दर्ज की। ये जीत करगिल युद्ध में अहम साबित हुई। जीत की सूचना विजयंत ने अपनी मां को वीसेट फोन पर दी थी। इस जीत के बाद 3 पिंपल्स को जीतने की जिम्मेदारी भी विजयंत की बटालियन को ही दी गई। रात में उनकी बटालियन ने अपनी पूरी क्षमता से घुसपैठियों से युद्ध किया। इस जंग में विजयंत के कई साथी शहीद हो गए। फिर भी देशभक्ति का हौसला विजयंत के अंदर बढ़ता ही गया और वो विरोधियों से लड़ते रहे। लड़ते हुए वो नौल में अपनी कंपनी तक पहुंचे, लेकिन इस समय तक उनके कंपनी कमांडर मेजर P आचार्य शहीद हो चुके थे। इस घटना से विजयंत का गुस्सा और बढ़ गया और वो पूरी ताकत से दुश्मनों से लड़ बैठे। वो और उनके सहयोगी नायक तिलक सिंह दुश्मनों पर करीब 15 मीटर से फायरिंग कर रहे थे। लगभग 1.5 घंटे चली भीषण गोलाबारी के बाद विजयंत के माथे पर गोली लगी और वो नायक तिलक सिंह की बाहों में गिर पड़े। भारत माँ का ये वीर सिपाही शहीद हो चुका था। Dearest Papa, Mama, Birdie and Granny, by the time you get this letter, I'll be observing you all from the sky, enjoying the hospitality of Apsaras. If you can,
please come and see where the Indian Army fought for your tomorrow. Best of luck to Birdie. Papa, you should feel proud. Mama, so should you. I'm very proud of him. I've been an infantryman myself. I've been a commanding officer. We've been pushing men to achieve objectives and goals. Unfortunately, this time it happened to be my son to fall in the achievement of those goals. लेकिन उनकी बहादुरी कमाल कर गई थी और कुछ समय बाद भारतीय सेना ने नौल को अपने कब्जे में ले लिया। नौल में दिखाए गए इस साहस के लिए मरणोपरांत कैप्टन विजयंत थापर को विजय चक्र से सम्मानित किया गया। कि आर्मी ने वहां का जो मेन हेलीकॉप्टर ग्राउंड है, जिसको हम हेलीपैड बोलते हैं, जहां से हेलीकॉप्टर उड़ के पूरा दुश्मन के बर्फ के लिए कार्रवाई करते हैं या हमारी टुकड़ियों को रसद पहुंचाते हैं, उसका नाम विजयंत हेलीपैड रखा गया है। और ठीक उस स्थान पर जहां विजयंत शहीद हुए थे, वहां पर एक जवानों ने मिलकर एक छोटा सा मंदिर बनाया है। उसको विजयंत मेमोरियल के नाम से याद किया जाता है। विजयंत जैसे देशभक्तों का साहस हमें कभी भी हार ना मानने की प्रेरणा देता है। इस देशभक्त को हमारी ओर से सलाम। दोस्तों, देशभक्ति केवल सीमा पर ही नहीं की जाती। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समाज सेवा के जरिए देश के प्रति अपने फर्ज को निभाते हैं। जिस हस्ती की हम बात कर रहे हैं वो समाज सेवा के बड़े आदर्श के रूप में गिने जाते हैं। उन्होंने अपना बैरिस्टर का पेशा छोड़ अपना जीवन समाज सेवा में लगा दिया था। उन्होंने कुष्ठ रोगियों की देखभाल और पुनर्वास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे की, जिन्हें प्यार से बाबा आमटे कहा जाता था। 26 दिसंबर 1914 को बाबा आमटे का जन्म महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हुआ। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद बाबा आमटे वकालत की पढ़ाई करने वर्धा भेजे गए, लेकिन अपने आसपास के समाज और गरीबी को देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया और वो समाज सेवा में लग गए। उन्होंने सफाई कर्मचारियों के साथ भी कुछ समय अपना जीवन बिताया। 1946 में उन्होंने साधना ताई से शादी की। शादी के बाद वो कुष्ठ रोगियों के लिए काम करने लगे। बाबा आमटे ने वडोदरा और आनंद वन में 11 साप्ताहिक क्लिनिकों की स्थापना की। उन्होंने कुष्ठ रोग के इलाज पर बहुत जोर दिया, यहाँ तक कि बाबा आमटे ने इस रोग की दवाई के लिए अपने शरीर पर प्रयोग की इजाजत भी दे दी। 1951 में बाबा आमटे ने आनंद वन को आधिकारिक बना दिया। सरकार ने भी उनके इस प्रयास को बढ़ावा दिया और यहाँ 2 अस्पताल, 1 विश्वविद्यालय, 1 अनाथालय और 1 स्कूल खोला गया। ये आश्रम अब स्वपोषित है और इस पर कम से कम 5000 लोग आश्रित हैं। समाज को लेकर बाबा का काम लगातार जारी रहा और उन्होंने भारत को जागरूक करने की योजना बनाई। 1985 और 1988 में उन्होंने नर्मदा के तट से 2 भारत जोड़ो कार्यक्रमों को शुरू किया। पहला कश्मीर से कन्याकुमारी तक और दूसरा असम से गुजरात तक था। उनका उद्देश्य शांति और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को बेहतरीन ढंग से निभाने के लिए सरकार ने उन्हें 1971 में पद्मश्री और कुछ साल बाद पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1999 में बाबा आमटे को गांधी शांति पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनके कार्यों को काफी सराहना मिली। इसी के चलते उन्हें 1983 में डेमियन डटन अवार्ड दिया गया। 1985 में जनता की सेवा के लिए बाबा आमटे को रेमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया। 9 फरवरी 2008 में उनकी मृत्यु हो गई। बाबा आमटे का हमारे समाज में अहम योगदान रहा है। विशेष रूप से उन्होंने कुष्ठ रोगियों को लेकर हमारे नजरिए को बदला है। हमारी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि।
हमने शो की शुरुआत में विज्ञान के महत्व पर बात की थी। शो में हमारी आखिरी हस्ती भी विज्ञान के ही क्षेत्र से हैं। उनके द्वारा किए गए आविष्कार ने लगभग सभी क्षेत्रों में बदलाव किए हैं। हमारे जीवन का हर भौतिक अंग उनके आविष्कार से लगभग जुड़ा ही हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर के निर्माता चार्ल्स बेबेज की। चार्ल्स का जन्म आज ही के दिन 1791 में लंदन में हुआ था। उनके पिता धनी व्यक्ति थे, जिसके कारण उन्हें अच्छी शिक्षा हासिल हुई। शहर के कुलीन विद्यालयों में पढ़ने के बाद चार्ल्स 1810 में ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज आ गए। वो गणित में बचपन से ही तेज थे। कैम्ब्रिज में भी उनकी गिनती गणित के सबसे होनहार छात्रों में होने लगी। वो गणित में 100% के करीब रहने के बावजूद स्नातक में फेल हो गए। चार्ल्स के समय में गणित में बहुत गड़बड़ियां होती थीं। 1812 में उनको विचार आया कि क्यों ना ऐसी गणित बनाई जाए जिसमें मानवीय गलतियां ना हो। ये विचार एक कैलकुलेटिंग इंजन बनाने का था। 14 जून 1822 को उन्होंने रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी को डिफरेंस इंजन के नाम से एक मशीन की रूपरेखा से अवगत कराया। ये मशीन कोई भी गणना करने में सक्षम थी। 1823 में सोसाइटी ने इस पर सहमति दिखाई और चार्ल्स को मशीन बनाने के लिए 1500 यूरो की राशि दी गई। ये चार्ल्स के लिए बड़ी सफलता थी। उन्होंने मशीन के निर्माण के लिए अपने घर में ही वर्कशॉप स्थापित की। जैसे जैसे काम बढ़ता गया, उन्होंने और लोगों को भी निर्माण कार्य का हिस्सा बनाया। निर्माण प्रक्रिया बेहतर करने के लिए चार्ल्स ने कई जगहों की यात्राएं भी की। निर्माण कार्य के दौरान 1832 में उन्होंने इकोनॉमी ऑफ मशीनरी एंड मैन्युफैक्चर में एक लेख प्रकाशित किया। ये लेख ऑपरेशंस रिसर्च के ऊपर लिखा गया था। चार्ल्स इस समय निजी परेशानियों से घिरे रहे और उन पर सरकारी खर्चे की बर्बादी का आरोप भी लगा था, लेकिन सोसाइटी ने उन पर भरोसा बनाए रखा और उन्हें 23,000 यूरोस की मदद की। समय बीतता गया, लेकिन चार्ल्स का काम जारी रहा। 1833 से 1842 के बीच चार्ल्स के डिफरेंस इंजन बनाने के लिए एक तेज कैलकुलेटिंग इंजन बनाने पर काम शुरू हुआ। इस इंजन का काम किसी भी प्रकार की गणना को जल्द से जल्द करना था। इस दौरान उन्हें मशीन के निर्माण में बड़ी कामयाबी हासिल हुई। उन्होंने मशीन में गणना में इनपुट और आउटपुट उपलब्ध कराया और इसके बाद उन्हें एनालिटिकल इंजन बनाने में भी समय नहीं लगा। चार्ल्स की कामयाबी बढ़ती गई और उन्होंने इंजन को 2 भागों में बांट दिया। पहला था द मिल और दूसरा स्टोर। द मिल आधुनिक सीपीयू का मूल है, जबकि द स्टोर आधुनिक मेमोरी है। इस तरह चार्ल्स ने पहला सामान्य कंप्यूटर बनाया। 1835 में वो इसके बेहतर डिजाइन पर काम करने लगे। 1842 में इटली के लेखक फेडरिको लुइगी ने एनालिटिकल इंजन पर चार्ल्स का लेख प्रकाशित किया। बाद में चार्ल्स के दोस्त ऑगस्टा एडा ने इस लेख का अनुवाद अंग्रेजी में किया। एडा के अनुवादित लेख में कई महत्वपूर्ण गणनाओं को शामिल किया गया, जिसके कारण चार्ल्स को कई और बातें जानने को मिली। अपने लेख की वजह से एडा को पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा गया। Current electricity, you see, had not yet been invented, so Babbage was restricted to using wheels and cogs to represent numbers in his computer. And to power the machine, he had to rely on a steam engine. He constructed models, but the complications of so many rods and wheels, ratchets and gears, and the tolerances needed were too great for the technology of his day. 1846 और 1849 के बीच चार्ल्स सेकेंड डिफरेंस इंजन बनाने में लग गए। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बड़ी सफलता थी। सेकेंड डिफरेंस इंजन बनाने के बाद चार्ल्स ने इसे सुधारने का प्रयास नहीं किया। 1824 में उन्हें गणनात्मक इंजन बनाने के लिए रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की ओर से गोल्ड मेडल दिया गया। – 1828 और 1839 के बीच वो कैम्ब्रिज में गणित के प्रोफेसर भी रहे। चार्ल्स की खोज को मिलिट्री कैंपेन्स में उपयोग किया गया। आज भी लंदन साइंस म्यूजियम में उनकी अपूर्ण मशीनों को रखा गया है। 1991 में डिफरेंस इंजन को चार्ल्स के प्लान के मुताबिक बनाया गया। चार्ल्स ने जिस मशीन को बनाया उसे विकसित कर
मानव समाज आज बहुत प्रगति कर चुका है। कंप्यूटर से सटीक और कम समय में मिलने वाली गणनाओं ने कार्यों को काफी हद तक सरल बनाया है। हमारी ओर से चार्ल्स बेबेज के प्रयास और उनकी समझ को सलाम। अब मुझे यानी संदीप भट्ट को दीजिए अनुमति आज के इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार। मैं बनना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,